गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों अब आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जो है हम क्लास 12 हिंदी का इलेक्टिव का जो आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पहला सेट का हम जो है सारा क्वेश्चन जो है आपको आज हम बताने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा चैनल को आप लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग एक गलती कर रहे हैं कि हमारे चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एवं अपने साथियों को जो है आपको शेयर करना होगा, तभी जाकर सबसे पहले जो है वीडियो जो है आपको हमारा मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, और तभी जाकर आपको जो है हमारा कोई भी वीडियो जो है आपको सबसे पहले जो है आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम लोग जो एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपका क्लास 12 है, हिंदी इलेक्टिव है। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। और पूर्णांक आपका 40 नंबर का जो है रहेगा। इसमें देखिए पहला आपका एक गद्यांश है, वृद्धावस्था का सच्चा आनंद है आत्मसंतोष। तो बच्चों ये गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए हम जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था किन्हें अपना शिकार नहीं बना सकती है। तो इसका आंसर को देखिए यहाँ पर हम जो है लिखे हैं। देखिए इसका आंसर क्या है कि जिस व्यक्ति में आत्मसंतोष है, भविष्य की चिंता है, कर्म की चिंता है एवं जो हमेशा कर्मशील है, उस व्यक्ति को वृद्धावस्था अपना शिकार नहीं बना सकती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कैसे लोग आत्मसंतोष से हाथ धो बैठते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो लोग एकमात्र शरीर सुख का ही अपना लक्ष्य मानते हैं, उनके जीवन में शारीरिक शक्ति की क्षीणता के साथ साथ वृद्धावस्था आ जाती है। इस प्रकार के लोग वृद्धावस्था से असंतुष्ट होकर आत्मसंतोष से भी हाथ धो बैठते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या आता है, गद्यांश में किन्हें तरुण कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति में आत्मसंतोष है एवं भविष्य की चिंता है तथा जो हमेशा अपने कामों में लगा रहता है, वह व्यक्ति वृद्ध होकर भी इस संसार में तरुण ही कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका गद्यांश का। अब देखिए उसी के नीचे आपका एक पद्यांश है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए ये पद्यांश आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पहला लाइन है कि दिवसावसान का समय, ठीक है। उसके आगे देखिए आपका यहाँ पर और है, उसके आगे ये आप गद्यांश को पूरा देख सकते हैं। देखिए ये आपका है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रहा है, उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है उनके हास विलास। देखिए इसका भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर हम लिखे हैं। देखिए गद्यांश हो गया, पद्यांश। तो पद्यांश में किस समय का वर्णन है, तो प्रस्तुत पद्यांश में संध्या वेला का जो है वर्णन किया गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ आसमान में किसके उतरने की बात कही गई है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ आसमान से संध्या सुंदरी के दिव्य स्वरूप के उतरने की बात कही गई है ना, जिसकी तुलना स्वर्ग की परी से भी की गई है। आगे है तिमिरांचल से चंचलता का, ये तीसरा क्वेश्चन है पद्यांश का। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तिमिरांचल में चंचलता का आशय यह है कि जब सूर्य संध्या के समय पर्वतों से नीचे जाते हुए दिखती है, उस समय किसी प्रकार के चंचलता का झलक जो है हमें नहीं दिखाई देता है, यानी सूर्य अपने सौंदर्य को बिखेरते हुए पृथ्वी की गोद में समा जाती है। तो बच्चों ये था आपका गद्यांश और पद्यांश का जो है ये 3 आपका गद्यांश का क्वेश्चन है और ये 3 जो है आपका पद्यांश का। दोनों में से आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं, देखिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, खंड ख
निम्न अभिव्यक्ति और ये माध्यम का जो है क्वेश्चन है। आपका एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिससे जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न, यानी यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन, 4 में से आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। तो आप 2 लिखना है। तो देखिए पहला क्या है कि अनुशासन है तथा महिला सशक्तिकरण है, तो आप दोनों में से एक तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम जो है आपको अनुशासन के बारे में जो है आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ अनुशासन के बारे में जो है हम आपको यहाँ लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर है पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अनुशासन का अर्थ आएगा, इस प्रकार का पॉइंट देके आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग जो एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनुशासन जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा दैनिक दिनचर्या हो या स्कूल, खेल का मैदान, कार्य क्षेत्र या फिर कोई अन्य कार्य। अनुशासन सही तरीके से जीवन जीने की कला है, यानी हम अनुशासन का पालन न करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये आपका था प्रस्तावना। अब देखिए आगे आते हैं अनुशासन का अर्थ। अर्थ में आपको क्या लिखना है कि अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु तथा शासन। तो अनु का अर्थ होता है पालन करना या अनुकरण करना, तथा शासन का अर्थ होता है नियम, अर्थात नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। आगे देखिए क्या है, अनुशासन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अनुशासनहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक होता है। आगे फिर देखिए इसका तीसरा पॉइंट है अनुशासन जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इसको आप लिख सकते हैं ये इस प्रकार कि अनुशासन जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण शैली है। जो व्यक्ति अनुशासन के महत्व को समझ जाता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है तथा सदैव प्रगति करता है। देखिए इसमें आगे थोड़ा सा और है, यहाँ पर आप अनुशासन के लाभ ये भी आप लिख सकते हैं। तो जीवन में अनुशासन का पालन करने से अनेक, देखिए बच्चों ये 5 नंबर का है तो थोड़ा सा लंबा तो आपको लिखना पड़ेगा। करने में अनेक लाभ होते हैं। अनुशासित व्यक्ति सदैव हर क्षेत्र में प्रगति करता है तथा अनुशासनहीन व्यक्ति सदैव हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन का कड़ाई से पालन करना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को पा सकता है। तो बच्चों उसके बाद आपको लास्ट में ये लिखना है उपसंहार, यानी निष्कर्ष जो है आपको 2 लाइन 3 लाइन में लिखना है। तो लिख सकते हैं कि अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति महान बना है वह अपने जीवन को अनुशासित रखकर ही बना है, अगर सदैव आगे बढ़ा है। देखिए यहाँ पर किसी ने 2 लाइन कहा है कि अनुशासन का कोई विकल्प नहीं होता है, अनुशासन खुद सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। तो बच्चों ये अनुशासन पर निबंध था। अब आगे देखिए आपका इसमें से 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपके स्कूल में यदि अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप अपने प्रधानाध्यापक को जो है आपको एक पत्र लिखकर सूचित करना है। तो चलिए आप लोग लेटर को भी देखते हैं। देखिए ये लेटर हम लोग के बीच आ गया। सेवा में ऐसे लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम लिखना है। हम जो है कस्तूरबा गांधी में पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर KGB भी लिख दिए हैं। आप विषय फिर लिख सकते हैं अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं होने के संबंध में, उसके बाद महाशय करना है। फिर सविनय निवेदन यह है कि मेरे विद्यालय में कक्षा 12 की छात्रा हूँ महोदय, कारण यह है कि हमारी कक्षा में है ना, महोदय यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पर महोदया लिख सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो, है ना। कक्षा अर्थशास्त्र में कोई शिक्षक न होने के कारण सभी विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो रही है और परीक्षा भी नज़दीक है, अभी तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हुई है, अतः हम सभी छात्राओं का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द की जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे आप इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए की जाए के बाद आप, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें, इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है और डेट लिख देना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए ये अभिव्यक्ति और माध्यम का हो गया।
आप देखिए बच्चों, आपका आ गया पुस्तक, आ गया आपका पाठ्य पुस्तक। ठीक है, देखिए पाठ्य पुस्तक आ गया। तो पाठ्य पुस्तक में देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक की स्वप्रसंग जो है आपको व्याख्या करने के लिए जो है कह रहा है। तो ये दो है, दो में से आपको हम एक ठो ही बताएंगे, है ना। ये 5 नंबर का है। तो चलिए हम पहला का आपको बताते हैं। देखिए पहला क्या है, मैं जानहूँ निज नातु स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काओ, मोह पर कृपा स्नेहो विषेखी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको प्रसंग का जो है कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। पहले लिखिए कि प्रस्तुत काव्यांश अंतरा भाग 2 के भरत राम का प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है, जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के लोकनायक कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्री राम को वन से लौटाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे हैं। मुनिवर वशिष्ठ जी के उद्बोधन के पश्चात सभा में भरत की भावुकता छलक उठती है। भरत अपने भाव इस प्रकार जो है प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या, 2 लाइन में 2 लाइन का जो क्या अर्थ है उस अर्थ को जो है यहाँ पर हमने लिखे हैं। सबसे पहले तो आपको चित्रकूट में सभा लगी है, मुनिवर वशिष्ठ जी अपना वक्तव्य रख चुके हैं। वे भरत को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की बात कह दो, संकोच मत करो। तब भरत भाव विभोर हो उठते हैं, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। मुनि व स्वामी श्री राम का की अनुकूलता जानकर वे खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम की क्षमाशील स्वभाव को जानता हूँ, वे कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मुझे यानी भरत को उनकी अत्यधिक कृपा है। बचपन में जब हम साथ साथ खेलते थे तब वे कभी अप्रसन्न नहीं हुए। बचपन से इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। इस प्रकार भरत ने अपने स्वामी के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। तो बच्चों ये था आपका ग नंबर का तीसरा का ये आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क का जो है आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसको हम लोग उलटते हैं, यहाँ कौन सा क्वेश्चन है आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कहता है माघ महीने में बिरहनी को क्या है, बिरहनी को क्या अनुभूति होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। चलिए हम लोग के बीच देखिए इसका आंसर आ गया। तो कैसे लिखना है इसको, देखिए ऐसे लिखना है कि माघ महीने में बिरहनी नायिका पिया वियोग में पाला पड़ने के कारण जड़वत हो जाती है। पति के बिना भयानक ठंड रजाई ओढ़ने से भी दूर नहीं होती। बिरहनी कहती है कि मेरा जिया पिया बिन कांपता रहता है। वह कहती है कि विरह के कारण मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल जल में बरसा रहे हो। उनकी पानी शरीर के अन्य स्थानों को बाण से चीरने के समान कष्टदायी लगता है। इस पद में विरहनी की वेदना का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में जो इसको लिखना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ख नंबर का, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या का अनुभव निम्नलिखित हैं। इस तरह पॉइंट में आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। वे अपनी वस्तुओं को बार बार हृदय से लगाती हैं, उनका स्मरण करके स्वयं को भूल जाती हैं। मोहवश उन्हें जगाने उनके शयन कक्ष में पहुंच जाती हैं, उन्हें पुकारती हैं। वनगमन का स्मरण करके अवाक रह जाती हैं। केवल इसलिए एक बार लौटने को कहती है क्योंकि वह आंसू उनके बिना निरंतर शिथिल हो रहा है। भरत उसे राम का प्रिय जानकर सौगुनी देखभाल करते हैं, फिर भी वह ऐसे मुरझा रहा है जैसे हिम पात से कोमल कमल। वे अपना कारण सदैव किसी संदेश
वे अपना कारण संदेश किसी भी पथिक के माध्यम से भेजने का आग्रह भी कर रही है। तो दोस्तों बच्चों, ये था आपका 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, लेकिन हम 2 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर में। देखिए यहाँ पर भी आपका 3 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको हम 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला बताएंगे कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, और दूसरा बताएंगे अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गाँव में सूनापन क्यों है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। देखिए उसका आंसर यहाँ पर आ गया कि लिखना है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि उसने कथनानुसार शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, वहाँ वह प्रार्थना देगी और नौकरी प्राप्त करेगी। इसी आशा के साथ लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है। आपका था अमझर, है ना। अमझर, अमझर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन। अमझर गांव में सूनापन क्यों है, देखिए उसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप कि अमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है। अमझर से अभिप्राय है आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, न कोई फल पकता है, न कुछ नीचे झरता है। जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे यहाँ आम के पेड़ सूखने लगे हैं। तो बच्चों ये हो गया। अब आगे देखिए हम लोग आते हैं, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्मल वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम जो है लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए ये निर्मल वर्मा की 2 रचना यहाँ पर हम लिखे हैं। निर्मल वर्मा की 2 रचनाएं निम्नलिखित है आपके यहाँ, परिंदे जहाँ कोई वापसी नहीं। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आप अन्य रचनाएं भी उनका याद कर सकते हैं। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुंध आदि, ये सब उनकी अनेक रचनाएं हैं। आप कोई 2 रचना लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए उसका अथवा का एक क्वेश्चन और है कि असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये आंसर लिखे हैं कि असगर वजाहत का जन्म सन 1946 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये आपका 6 नंबर का 2 क्वेश्चन था, हमने दोनों बता दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको मन आप जिसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग 7 का देखते हैं। देखिए क्या आता है, कोइयाँ किसे कहते हैं, उनकी विशेषता बताइए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, कोइयाँ किसे कहते हैं। चलिए आ गया, देखिए यहाँ पर कहता है कोइयाँ जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कून तथा कोका बेली के नामों से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। कोइयाँ पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप सकता है या पनप जाती है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। शरद ऋतु की चांदनी रात में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है, दोनों एक समान लगती है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 7 नंबर का। ठीक है, चलिए अब 7 का देखिए आप हम आते हैं, 7 का हो गया। अब चलिए 8 का क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कहता है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं कि विश्वनाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया गया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है। छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 8 नंबर का आंसर। देखिए यहाँ पर अथवा का जो है ये भी हम जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। आप दोनों में से जो चाहें तो लिख सकते हैं। तो अथवा का आंसर देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि अब मालवा में, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 8 का। एक कहता है अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता था, उनके क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरा करता था। इस बात के बहुत से कारण हैं। पहले आप लिखिए औद्योगिकरण
ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इससे जल, थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ा है। यह गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा कारण आप लिख सकते हैं कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई से कारण भी मालवा की धरती उजड़ने लगी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों देखिए, यदि आप हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं तो उसमें आपका बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब है, यदि आप हमारे चैनल को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले जो है हमारा वीडियो जो है आपको मिलेगा। और बच्चों, ये इतना सुंदर आपको लिखा हुआ जो है आपको दूसरा जगह कहीं नहीं मिल सकता। ये जितना लिखे हैं ये आपका सरल भाषा में है, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।